डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पेपर 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक 2 यूनिट 7 की चर्चा करेंगे। यूनिट 7 जिसका टाइटल है केंद्रीय सचिवालय संगठन अने कार्यों, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य होगा आपको यह बताना कि केंद्रीय सचिवालय का अर्थ क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। केंद्रीय सचिवालय यह भारत सरकार का प्रशासनिक तंत्र माना जाता है। यह भारत सरकार के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यह, जैसा आप देख सकते हैं कि यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों का प्रशासनिक कार्यालय है। अर्थात यहाँ पर, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, केंद्रीय सचिवालय अर्थात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर भारत सरकार या यूनियन गवर्नमेंट या जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि वहाँ के सभी मंत्रालय एवं विभागों, बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन सभी का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस केंद्रीय सचिवालय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, सचिवालय जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, इसका अर्थ होता है सचिव का कार्यालय अर्थात ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी। केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव कार्यरत रहते हैं। अर्थात जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सभी मंत्रालय, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, सभी के जो सचिव होते हैं, बहुत सारे सचिव होते हैं, जितने मिनिस्ट्रीज होते हैं उतने सचिव होते हैं। इवन मैं आपको कितने प्रकार के सचिव होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, पर इसमें जितने भी सचिव होते हैं यह केंद्रीय सचिवालय में ही कार्यरत होते हैं और केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह नीति निर्माण करना अर्थात पॉलिसी मेकिंग, इसके पॉलिसी मेकिंग के साथ कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज और मंत्रालयों के बीच समन्वय का प्रमुख केंद्र होता है। अर्थात जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन का जो काम करते हैं वह केंद्रीय सचिवालय करते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वह सचिव होते हैं और जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वह मंत्री होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेड, वन इज द पॉलिटिकल हेड जिसे हम मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं एंड अदर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिसे हम सेक्रेटरी या सचिव के नाम से जानते हैं। अब अगर हम आपको केंद्रीय सचिवालय के विकास के बारे में बताएं तो भारत में सचिवालय शब्द का प्रयोग ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के कार्यालय के लिए किया जाता था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल का जो कार्यालय या ऑफिस होता था उससे ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम दिया गया है वर्तमान में। यह कार्यालय प्रशासनिक नियंत्रण और नीति निर्माण का केंद्र था। अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होती है और जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो कहाँ से होती है, वह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अर्थात केंद्रीय सचिवालय से ही होती है। और हम देखते हैं कि समय के साथ साथ भारत में केंद्र सरकार की जैसे जैसे प्रकृति, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव आए, हम ये देखते हैं कि समय के साथ ही केंद्रीय सचिवालय के आकार और गतिविधियों के दायरे में भी विस्तार हुआ। चलिए इन्हें समझते हैं। केंद्रीय सचिवालय की जो स्थापना की गई वह औपचारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 के बाद सचिवालय का औपचारिक रूप से गठन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी संरचना तैयार करना। अर्थात द मेन एम ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाज टू मेक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट दोज
पॉलिसीज। केंद्रीय सचिवालय की स्थापना हुई तो उस समय सिर्फ 4 विभाग थे, उस समय सिर्फ 4 विभाग थे 1858 में। परंतु जैसे जैसे हम देखते हैं कि कार्य पद्धति में और समय के साथ परिवर्तन आता है, इसमें विभागों की संख्या बढ़ती जाती है। उस 1919 में हम 9 विभाग देखते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ होता है तो हम उस समय देखते हैं विभागों की संख्या 10 हो जाती है। तत्पश्चात 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस समय विभागों की संख्या 18 होती है। और जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन आता है, तत्पश्चात हमें 1994 में 74 विभागों की संख्या देखने को मिलती है। और अभी वर्तमान समय में कुल 93 विभाग कार्य कर रहे हैं केंद्रीय सचिवालय में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका दायरा कितना व्यापक होगा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे चूंकि अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्ष तक हम पर शासन किया, तो पिछले 200 वर्षों में सचिवालय एक साधारण कार्यालय से विकसित होकर एक विस्तृत अर्थात ब्रॉड, बहुआयामी अर्थात मल्टी डायमेंशनल और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थात टेक्नोलॉजिकली इन्हांस्ड प्रशासनिक तंत्र बन गया है। और आज यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक संचालन का मुख्य आधार है। वर्तमान में जो केंद्रीय सचिवालय है वह सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार के सभी मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय आप देखते हैं, चाहे वह होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, या फिर एक्सटर्नल अफेयर, या फिर एग्रीकल्चर, या जितने भी मिनिस्ट्री आप देखते हैं वो उन सभी मंत्रालय और उनमें जितने विभाग हैं, अभी वर्तमान में हमने आपको बताया कि कुल 93 विभाग हैं, उनके संचालन का मुख्य आधार है केंद्रीय सचिवालय। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय का कार्य और इनकी दायित्व क्या है। तो केंद्रीय सचिवालय, जैसे हमने आपको बताया, भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे केंद्रीय सचिवालय को प्रशासन की रीढ़, भारत सरकार के प्रशासन की रीढ़ कहा जाता है। यह मंत्रालयों या विभागों में कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। सुचारू अर्थात स्मूथली काम किया जा सके वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच, यह सुनिश्चित करने का कार्य केंद्रीय सचिवालय का है। साथ ही यह सचिवालय मंत्रिमंडल और उनकी समितियों अर्थात जो मिनिस्ट्रीज होती हैं और जो समितियां अर्थात जो कमिटीज़ होती हैं, हम जानते हैं कि बहुत कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, उन समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करने का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय करता है। तत्पश्चात हम यह देखते हैं कि यह सरकार में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, निर्णय निर्माण अर्थात डिसीजन मेकिंग में, यह मंत्रालयों के बीच, जैसे उदाहरण के तौर पे हम यह देखते हैं कि किसी देश से अगर समझौता हो रहा है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी समझौता हो रहा है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 मिनिस्ट्रीज हैं, उन दोनों को एक साथ किसी देश के साथ अगर समझौता करना है तो उन दोनों मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करने का जो कार्य होती है वो केंद्रीय सचिवालय करती है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के बीच विचार विमर्श और मतभेदों का समाधान करने का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय करते हैं। अगर किसी भी 2 या उनसे अधिक मंत्रालयों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है या किसी भी प्रकार की अनबन होती है तो उसे ठीक करने का, उन समस्याओं को समाधान करने का कार्य जो होते हैं वो केंद्रीय सचिवालय करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंत्री, चूँकि हम जब संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब हम यह देखते हैं कि कोई नीति का निर्माण किया गया है और उसे संसद में पेश किया गया है, तो जो नीति का निर्माण किया जाता है और संसदीय कार्यों में सहायता प्रदान करना ही केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्य होता है। केंद्रीय सचिवालय जो होते हैं वह नीति निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रियों को क्या डेटा प्रोवाइड करना है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उन सभी इंफॉर्मेशंस का प्रयोग किस प्रकार नीति निर्माण में करना है, वह नीति को
पूरी तरह से निर्धारित करके केंद्रीय सचिवालय मंत्री को प्रदान करते हैं। मंत्री तत्पश्चात उसे संसद में पेश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को जो हमें बजट देखने को मिलता है, वो बजट बनाने का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय ही करता है। इसके अलावा जो मंत्रालय या विभाग की जो गतिविधियां हैं, उन पर जो व्यय हुआ है, अर्थात कितना खर्च हुआ है, यह देख रेख का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय ही करते हैं। और फ्रेंड्स, केंद्रीय सचिवालय जो है वह 2 सिद्धांतों पर आधारित होती है उनकी कार्यप्रणाली। एक होती है नीति निर्माण अर्थात पॉलिसी मेकिंग, और दूसरी होती है नीति क्रियान्वयन। मतलब चूंकि हम 2 टाइप, एक होता है पॉलिसी मेकिंग, दूसरा होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दोनों को अलग रखा जाता है क्योंकि मेन जो मुख्य जो कार्य होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, वह होता है नीति निर्माण करना, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका विभाग अलग होता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ कभी कमी हो जाती है तब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो होते हैं वह क्रियान्वयन के भी कार्य को करते हैं। पर एक दूसरा सिद्धांत यह है कि एक कार्यकाल प्रणाली के तहत अधिकारियों का कैडर बनाए रखना आवश्यक होता है। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, उनका एक कैडर बनाया जाता है। कैडर बना करके अधिकारियों को उन कैडर में भेजना, यह केंद्रीय सचिवालय के कार्यप्रणाली का एक अहम कार्य हम कह सकते हैं। अगर हम संक्षेप में आपको अगर हम बताएं कि केंद्रीय सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है भारत सरकार के प्रशासन की देखरेख करना। प्रशासन की देखरेख करने का जो कार्य होता है वह केंद्रीय सचिवालय करती है। इसके अलावा जो जितने भी मंत्रालय या विभाग हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन के कार्यों में समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन का जो कार्य होता है वह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही करती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल व समितियों को सचिवीय सहायता अर्थात मिनिस्ट्रीज और जो कमिटीज़ होते हैं उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस जो होती है उसका कार्य सेंट्रल सेक्रेटेरिएट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नीति निर्माण। नीति निर्माण में सहयोग करने का कार्य केंद्रीय सचिवालय का होता है। और जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि किसी भी मंत्रालय के बीच 2 या उनसे अधिक मंत्रालय के बीच मतभेद होता है, तो उन मतभेद को उन मतभेदों का समाधान करने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कार्य करती है। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना पहलगाम में हमें देखने को मिली, जिसमें लगभग 26 या 27 लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, यह घटना अत्यंत निंदनीय है। जैसे इस घटना के तुरंत बाद हम यह देखते हैं कि तुरंत ही आपात की स्थिति में मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। उन आपातकाल की स्थिति में उस मीटिंग को बुलाने का जो कार्य करती है वह केंद्रीय सचिवालय का होता है। किस प्रकार विभिन्न मंत्रालयों को, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक स्थान पर एक समय में बुलाने का जो कार्य होता है वह केंद्रीय सचिवालय का कार्य होता है। फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा कि केंद्रीय सचिवालय क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। और हम अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि उनकी संरचना अर्थात केंद्रीय सचिवालय की संरचना क्या होती है, वह उनकी संरचना कैसी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।